हेलो टेंथ क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस एंड इस चैप्टर के अंदर हम कवर कर चुके हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, मेंटेनेंस रिपेयर बॉडी की कैसे होती है। उसके बाद हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस को कवर किया था। फिर उसके बाद हमने हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन और ह्यूमन के अंदर डाइजेशन को कवर किया था। अब हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, क्या कंपोजिशन होती है एंड ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर कैसे एक्सचेंज होती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये सब आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो टॉपिक 6.3 रेस्पिरेशन कवर करने से पहले हमारे पास दो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.4 और एक्टिविटी 6.5। एक बार इसको हम अच्छे से देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर आपको बेसिक ये बताया गया है कि जो एयर हम एक्सेल करते हैं उसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में होती है। तो एक्टिविटी 6.4 कह रही है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालो, फिर उसके अंदर आप अपने माउथ से एयर ब्लो करो। देखिए जैसे ये बी पार्ट के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे इस लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा एंड इट शोज की कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है एक्सेल्ड एयर में, क्योंकि जो आपका CaOH दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर है वो आपका CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाएगा एंड जिसकी वजह से ये जो आपका लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत यहाँ पे होगी जिसकी वजह से कलर चेंज होगा। फिर आप सेम ये जो आप एक्टिविटी है ये आप सिरिंज के थ्रू कीजिए। सिरिंज के थ्रू आप एक रबर ट्यूब इंसर्ट कीजिए और फिर यहाँ पे एयर ब्लो कीजिए। तो यहाँ पे जो मिल्की कलर है वो बहुत आराम से आएगा, बजाय कि हमने जो पहले किया था माउथ से। तो ये दो चीजें हैं, ये बताता है कि जो एक्सेल्ड एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है बजाय की जो हमारी नॉर्मल एयर हम यहाँ पे ब्लो करेंगे। ये थी आपकी एक्टिविटी 6.4। फिर आती है एक्टिविटी 6.5। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप यीस्ट के साथ सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन डाला, फिर कुछ यीस्ट डाला, फिर उसको आपने कवर किया एक कॉर्क से। कॉर्क के अंदर एक होल है जिसके अंदर हमने बेंट ग्लास ट्यूब फिट की। जो ग्लास ट्यूब है उसका फ्री एंड हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि उस लाइम वाटर का जो कलर है वो भी आपका मिल्की कलर टर्न हो रहा है। तो ये भी हमें बताता है कि फर्मेंटेशन जो यीस्ट की वजह से हुई फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन की, वहां से भी CO2 का रिलीज हो रहा है। तो जब हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे एब्सेंस ऑफ यीस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, तो ये आपको बता रहा है इथेनॉल बनती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यीस्ट के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो इसीलिए वहां पे जो फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन की फर्मेंटेशन के बाद जो आपका लाइम वाटर था वो मिल्की टर्न हो रहा था। ये दो एक्टिविटी हमने 6.4 6.5 पढ़ी एंड हमें पता लगा कि रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसकी वजह से जो आपकी एयर है उसके अंदर CO2 की अमाउंट बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन हमारे टॉपिक की। सो वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। हम कवर कर चुके हैं ऑटोट्रोफिक भी और हेटरोट्रोफिक भी। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और वहां से हम फूड को लेते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सेल्स के अंदर जाता है, सेल्स के अंदर उसका ब्रेक डाउन होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे सेल्स के अंदर उस फूड का ब्रेक डाउन कैसे होगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, वो हम इस रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे तीन चीजें हैं या फिर तीन आपके अलग अलग पाथवेज हैं जिसके थ्रू अलग अलग ऑर्गेनिज्म उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट पाथवे जो है दैट इज सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो ये जो आपका यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है प्लस हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये आपका इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट। पहले ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा जैसा आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये आपकी जो यू कैन से रिएक्शन होती है ये आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, फर्दर द पाइरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ये होती है और यीस्ट के अंदर ये होती है। ये जो हमने पहले भी बात की थी कि पाइरुवेट से आगे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी लिबरेट होती है। 3 कार्बन का कंपाउंड ये था आपका, 2 कार्बन का कंपाउंड ये इथेनॉल है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन का आइटम आपका यहाँ पे। तो बैलेंस आपकी ये हो गई। तो 3 कार्बन आइटम यहाँ है, 3 कार्बन आइटम यहाँ है। यीस्ट आपकी फर्मेंटेशन करवा रहा है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एनारोबिक रेस्पिरेशन हम इसको बोलते हैं। दो हम कवर कर चुके हैं, एक आपकी एरोबिक और एक आपकी एनारोबिक। इसके बाद हम बात करते हैं
ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमने पहले बात की थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा था, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका ये होता है कि डायरेक्ट आपका पायरुवेट से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाए। सो दिस हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। फर्मेंटेशन आपकी यीस्ट करवा रही थी। अब एक प्रोसेस और है, क्योंकि हमने 3 पाथवेज पढ़े थे, तो 1 और 2, तो ये जो मिडिल पाथवे है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन पायरुवेट बनता है, उससे आपका क्या बनता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ भी 3 कार्बन होने जरूरी है। तो 3 कार्बन पायरुवेट गिव्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, प्लस आपका वाटर बनता है और एयर की प्रेजेंस में होता है। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। फिर कभी कभी जब हमारी मसल्स होती हैं, लाइक जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, या बहुत यू कैन से फास्ट हम दौड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर ऑक्सीजन उस टाइम ना मिल पाए बॉडी को, या प्रॉपर अमाउंट में ना मिल पाए, तो दैट कॉजेस द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स। और उस टाइम क्या होगा, ये पायरुवेट अगर ऑक्सीजन इसको पूरी ना मिल पाए, तो ऑक्सीजन थोड़ी कम है, तो ये आपका पायरुवेट को लैक्टिक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा और एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये आपका एक जब ऑक्सीजन की यू कैन से एब्सेंस है या पार्शियल प्रेजेंस है, मींस डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की लैक है, तो उस टाइम पे हमें एनर्जी अगर लेनी है या हमारी बॉडी की जो एनर्जी चाहिए वो आपका इस पाथवे से मिलेगी। सो दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। और जब लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है मसल्स के अंदर, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, या हमें फटीग होना शुरू हो जाता है, हम थक जाते हैं, या हमारी मसल्स ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती क्योंकि एसिडिटी वहां पे हाई हो जाती है एंड मसल्स प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। The energy released during cell respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। और जो एनर्जी निकलती है इससे हम डायरेक्टली एक ATP मॉलिक्यूल बना लेते हैं, या फिर जो ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ADENOSINE, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल आपका बनता है और इसके जो फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं उनके अंदर ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर जब भी हमें एनर्जी चाहिए तो हम इस ATP के फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और हमें जो एनर्जी है वो मिल जाती है। So this can drive the endothermic reactions taking place in the cell or in our body। उसके बाद हम ATP के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ADP दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट बॉन्ड और जुड़ गया, एनर्जी इस फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर आपकी से प्रेजेंट है, ये एनर्जी यहाँ पे हमें ट्रैप की है। सो ये आपका ATP बन गया एंड P मींस फॉस्फेट, तो ये आपका हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। Then endothermic processes in the cell then use this ATP to drive the reactions when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water। तो जब वाटर की हेल्प से दोबारा ये ATP टूटता है ADP और फॉस्फेट में, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से आपकी 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहाँ पे जो ATP है वो आपका अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर, फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, या प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, या नर्व इंपल्स की कंडक्शन के अंदर, या हमारी बॉडी की जितने भी मेंटेनेंस, रिपेयर, या जितने भी हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, उन सब के अंदर इस ATP का यूज होगा। इसके बाद सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपका हायर ऑर्गेनिजम्स में होगा, या अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बात कर रहा है तो इट मींस वो आपका यूकैरियोट्स के अंदर होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जहां पे यूकैरियोट्स होंगे मींस वो आपके आपके यू कैन से उनका एनर्जी नीड ज्यादा होगी, क्योंकि उनकी जो सेल सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो इट मींस वो ये यूज करेंगे क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ज्यादा मिलती है। तो उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी सफिशिएंट अमाउंट में हो। अब इस चीज के लिए उनके पास कुछ ना कुछ आपके मैकेनिज्म्स होंगे। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो स्टोमेटा से अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, एंड स्टोमेटा के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो लार्ज होते हैं, ताकि सभी सेल्स जो हैं आपके एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाए। अगर इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होगा तो सभी सेल्स उस स्पेस में अच्छे से अकोमोडेट कर पाएंगे, और यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। देन दे कैन गो इनटू सेल्स, दैट इज carbon dioxide and oxygen, CO2 and O2 can go into the cells or away from them or out into air। The direction of diffusion कि CO2 और O2 किधर जाएंगी, सेल के अंदर या सेल के बाहर, या कितने अमाउंट में जाएंगी। सो ये डिफ्यूजन का रेट है या डिफ्यूजन की डायरेक्शन है, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे प्लस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है। इन दो चीजों के ऊपर डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन आपकी डिपेंड करेगी कि आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं और आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट कैसी है या कितनी है।
अगर हम इसको बात करें आगे इस लाइन को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे आपकी 4 लाइनें और है इस पैराग्राफ में कि अगर रात का टाइम है मीन्स एट नाइट, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, मीन्स फोटोसिंथेसिस का मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी या प्लांट उसको एलिमिनेट कर देगा। सो एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। लेकिन दिन में जब फोटोसिंथेसिस होती है, सो CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 release. Instead oxygen release is the major event at this time. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए अगर एस्पिरेशन है तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, तो CO2 के रिलीज की वजह से आपका यू कैन से नाइट में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ये CO2 वहां पे एलिमिनेट हो जाएगी पूरी, और जब दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ये CO2 जो यहाँ से रेस्पिरेशन से निकली वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो जाएगी और सिर्फ ऑक्सीजन ही आपकी बाहर आएगी प्लांट से। दिस इज द ऑल्सो द रीजन, इसीलिए कहते हैं कि अगर हैवी प्लांट्स है या बहुत ज्यादा शेडी प्लांट्स जैसे पीपल ट्री है, बनियन ट्री है, तो रात को आपको उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन एट दैट टाइम या एट नाइट। देन एनिमल्स हैव इवॉल्वड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स आपके स्टोमेटा से आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। एंड this is for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere. हम अगर अपनी बात करें लाइक टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स आपके जो हवा में ऑक्सीजन है उसको, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर उससे अपना काम चलाना पड़ता है, उसी से अपनी रिक्वायरमेंट उसको पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.6। अगर आपने कभी एक्वेरियम में फिश देखी हो तो वो बार बार अपने जो माउथ है उसको ओपन करती है और क्लोज करती है, और उसके वजह से जो उसके गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स आपका अगर कोई फिश है उसके साइड में गिल स्लिट होता है तो उसका जो ओपरकुलम है, ओके, उसका जो ओपरकुलम है गिल स्लिट्स के ऊपर जो कवर होता है जिसको हम ओपरकुलम बोलते हैं, ओपरकुलम मींस दैट कवरिंग ऑफ द गिल स्लिट्स, ओके, तो वो भी बार बार ओपन और क्लोज होता है, जो उनकी आंखें थोड़ा सा पीछे होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वहां पे फिश की मैंने एक डाइसेक्शन किया था फिश का, गोल्ड फिश का, तो उसकी पिक मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा और उसमें प्रॉपरली आपको ओपरकुलम विजिबल हो रहा है। तो यहाँ आपका ये एक्टिविटी ये शो करना चाह रही है कि जो फिश है उसको बार बार अपना माउथ ओपन और क्लोज करके ओपरकुलम की ओपनिंग और क्लोजिंग से उसको गैसेस एक्सचेंज देना पड़ता है, और जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर के अंदर उसको वो यूज कर रही है। अब क्योंकि आपकी एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम होती है, तो इट मींस कि वहां पे उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा ताकि उनको अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़े, क्योंकि थोड़ी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो ज्यादा उनको मींस फ्रीक्वेंटली उनको अपना माउथ ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। देन since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism. So this is the line we were trying to explain कि ऑक्सीजन जो डिजोल्व है वाटर के अंदर वो बहुत कम होती है एयर के कंपैरिजन में, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का है वो बहुत फास्ट होगा। एंड ये लाइन आपकी जस्टिफिकेशन में या क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास टू द गिल्स वेयर द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो यहाँ पे जो फिशेस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दे आर गिल्स। Then terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. तो अब ये आपकी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हुई तो वहां पे गिल्स होते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे यहाँ पे लंग्स होते हैं। So all these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with oxygen rich atmosphere. तो एक कॉमन अडेप्टेशन इन सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की होगी कि वहां पे आपका मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा सो दैट मैक्सिमम ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज इनटू द ब्लड। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। सो अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो जितनी मोटी लेयर होगी डिफ्यूजन उसके अक्रॉस उतना आराम से होगा। तो अगर हमें डिफ्यूजन फास्टर चाहिए तो हमें ये जो लेयर है जो हमारे ब्लड के बीच में हमारी बॉडी और बाहर जो एयर है उसके बीच में, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जो लेयर है ये बहुत फाइन और डेलिकेट होनी चाहिए। ये जो सरफेस है डिफ्यूजन का कॉन्टेक्ट का ये बहुत फाइन और डेलिकेट होना चाहिए सो दैट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से वहां पे डिफ्यूज कर सके, क्विकली डिफ्यूज कर सके और इस बैरियर को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर सके।
In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will take air to this area. कहना क्या चाहता है ये कि अगर हम अपने लंग्स की बात करें तो क्योंकि ये सरफेस और इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सरफेस आपका डैमेज हो गया तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, या फिर आपका बॉडी प्रॉपरली ऑक्सीजन को यू कैन से उसकी रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये जो हमारे लंग्स हैं ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, या चेस्ट कैविटी जो है हमारी थोरेसिक कैविटी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर इसको प्लेस किया गया है। एंड यहाँ पे पूरा एक पाथवे है, जैसे आपका विंड पाइप है वो आपका ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के थ्रू लेके जाती है लंग्स तक एयर को, सो देयर हैव टू बी पैसेजेस। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. और आपकी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, आपकी ब्लड के थ्रू सेल्स में, ओके। और तो वहां भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि एयर अंदर और बाहर चली जाए। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एयर आपकी नोस्ट्रिल से अंदर जाती है। नोस्ट्रिल्स के अंदर बहुत फाइन हेयर्स हैं जो फिल्टर करते हैं एयर को, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो वहां पे फिल्टर आउट हो जाए। प्लस जो नोस्ट्रिल्स हैं या नेजल कैविटी है आपकी, वहां पे म्यूकस भी होती है, सो दैट आपकी जो एयर है वो कंप्लीटली क्लीन एयर अंदर जाए। म्यूकस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं आपके डस्ट के या फिर आपके बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चिपक जाएं एंड क्लीन एयर आपकी अंदर जाए। तो फाइन हेयर्स और म्यूकस ये काम करती हैं। प्लस तीसरी बात नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या है, जो यहाँ 10th क्लास पे आपके नहीं दिया हुआ, कि जो नेजल कैविटी है उसके अंदर रिच आपकी सप्लाई होती है ब्लड की, रिच ब्लड सप्लाई होती है। तो रिच ब्लड सप्लाई क्या करेगी कि अगर बाहर से बहुत ठंडी एयर आ रही है या बाहर से बहुत गर्म हवा आ रही है, तो अगर हम उसको इनहेल कर रहे हैं तो वो आपकी नेजल कैविटी के अंदर कंडीशनड कर देगी उसको, जैसे एयर कंडीशनिंग करता है गर्म को नॉर्मल को यू कैन से आपके अगर वो ठंडी करनी हो। तो इसी तरह अगर बाहर से गर्म आ रही है हवा या बाहर से बहुत ठंडी आ रही है तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आपकी नेजल कैविटी के अंदर वो हवा हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एयर कंडीशनिंग इनसाइड द नेजल कैविटी, जो आपकी रिच ब्लड सप्लाई की वजह से होती है। ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हीट है वो एयर को दे दी जाती है या एयर से ले ली जाती है। सो ब्लड के थ्रू आपका यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू हीट का एक्सचेंज होता है एयर से। तो तीन फंक्शंस यहाँ पे हैं नोस्ट्रिल्स या नेजल कैविटी के अंदर। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, उसके बाद थ्रोट या ट्रैकिया आपका या विंड पाइप जिसको आप बोलते हैं उसके थ्रू जाती है और फिर आपकी लंग्स में जाती है। एंड यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। देखिए ये अगर मैं डायग्राम जूम करूं तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो ट्रैकिया है, ओके, सबसे ऊपर आपके नोस्ट्रिल्स होंगे, फिर फेरिंग्स के अंदर आएगी एयर, ओके। तो नेजल कैविटी फिर आपकी फेरिंग्स के अंदर, फिर लैरिंग्स के अंदर, ओके। ये लैरिंग्स इसका जो ऊपर वाला पार्ट इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। सो इसके बाद ये कवर करता है हमारी विंड पाइप को, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ये ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। तो ये आपकी कार्टिलेजिनस रिंग है, सो दैट ये पाइप जब आपकी एयर ना हो या एयर एक्सेल हो जाए तो ये जो आपकी विंड पाइप है ये आपकी कोलैप्स ना करे, आपकी सिकुड़े ना, कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके। इसीलिए इसके वॉल के अंदर ये आपकी इनकम्प्लीट या सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पे फिट है या प्रेजेंट है। So from here the air passes through the throat and into the lungs. The rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी पानी की पाइप है, अगर उसके अंदर पानी नहीं होता तो वो कोलैप्स कर जाती है। तो अगर लेकिन अगर उसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम है कि उसके ऊपर रिंग्स है, उसके वॉल के अंदर रिंग्स है, वो आपकी हार्ड पाइप जैसे आपकी होती है, तो हार्ड पाइप जो होती है वो कोलैप्स नहीं करती। तो सेम चीज यहाँ पे है आपकी। देन ये हमारा आप यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ओके। तो हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी यहाँ माउथ कैविटी और के थ्रू। उसके बाद एक और सिस्टम बॉडी का यहाँ पे, तो दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ माउथ कैविटी है, ऊपर आपका नेजल पैसेज है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल कैविटी के थ्रू एयर यहाँ पे आएगी फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, फिर ये ट्रैकिया आपका विंड पाइप जिसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है आपकी, जो हमने पहले भी बात की थी यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद ये आपकी रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है लंग्स आपकी, फिर ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट में आपकी अल्वियोलाई। ये आपकी डायाफ्रेम है जिसकी नॉर्मल पोजीशन इस तरह से होती है, डोम शेप डायाफ्रेम। तो ये आपका पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स है, उसके पाथवे हैं। फिर लंग्स के अंदर क्या होगा, देखिए ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई डिवाइड हो रही है ब्रोंक्यूल्स में। तो प्राइमरी पहले आपकी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आपके प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, फिर आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स
और फिर आपके अल्वेओलर डक्ट और अल्वेओलर सैक या अल्वेओलाई। Then, within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structures which are called alveoli. तो फाइनल और फाइनल स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड होता रहेगा, जिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचिंग या फिर ट्री ब्रांचिंग। जैसे हमारी ट्री की ब्रांच ऐसे निकलती हैं, उसी तरह यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई इस तरह से अमर्ज होते हैं, डिवाइड होते हैं। सो इस तरह से आपके अल्वेओलाई के जो सैक हैं वो फाइनली एयर वहां पे पहुंच जाती है। द अल्वेओलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. Okay, तो यहाँ पे blood vessels बहुत ज्यादा होती हैं इस alveoli के सरफेस के कांटेक्ट में, so that जल्दी से जल्दी डिफ्यूजन जो है वो हो पाए गैसेज का ब्लड के अंदर। एंड प्लीज अगर आपको कोई भी बाहर से डिस्टर्बेंस हो रही हो थोड़ी बहुत, मीन्स वीडियो के अंदर बाहर की कोई आवाज आ रही है, तो प्लीज इग्नोर इट, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आई कांट यू कैन से एलिमिनेट दैट। Then, as we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. देखिए मेन चीज क्या है, अगर आप इनहेल कर रहे हो, मीन्स आप गैस को अंदर ले रहे हो, एयर को अंदर ले रहे हो, तो आप धीरे धीरे जब हम पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम पे आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिए कि आप एयर अगर अंदर ले रहे हो तो आपके रिब्स हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे, आपकी डायाफ्राम है वो आपके नीचे की तरफ, जैसे ये डोम शेप थी तो ये नीचे की तरफ फ्लैट हो जाएगी, एंड आपका जो स्टर्नम है मीन्स जो चेस्ट बोन है वो आपकी ऊपर उठ जाएगी। इस तरह से आपकी जो चेस्ट कैविटी वो बड़ी हो जाएगी या उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने एक पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट किया है। देखिए यहाँ दिस इज, ये डायफ्राम आपके नीचे की तरफ फ्लैट हो गई, जिसको बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। रिब्स और स्टर्नम आपके ऊपर की तरफ रेज हो गए, एंड इस तरह से आपका जो ये लंग कैविटी है ये या थोरेसिक कैविटी है ये एक्सपोज हो गई या फिर ये आपकी बड़ी हो गई। अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम इज इनवर्स ऑफ प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, P इज इक्वल टू 1/V या इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। मीन्स अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। तो देखिए जैसे ही हमने इनहेल किया तो रिब्स हमारे, स्टर्नम हमारी लिफ्ट हो गई, डायफ्राम हमारी फ्लैट हो गई, तो ये जो कैविटी है अंदर थोरेसिक कैविटी, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, ये स्पेस यहाँ पे इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ी, प्रेशर घटा, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कम हो गया, तो एयर आपकी अंदर आ गई। अब जब एयर बाहर जाएगी तो क्या होगा कि एक दो या आपके जो यू कैन से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन या फिर इनहेल और एक्सहेल के बीच में एक माइन्यूट टाइम गैप होता है, तो उस टाइम गैप में जो गैसेस का डिफ्यूजन है ब्लड के अंदर वो हो रहा होता है। तो उसके बाद क्या होगा, जब एयर एक्सहेल होगी तो डायफ्राम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी, जो रिब्स और स्टर्नम है वो आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिस वजह से जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की वो डिक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज हुई आपकी तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। इस वजह से जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, थोरेसिक कैविटी के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वापस चली जाएगी। बस ये इतना सा आपका यू कैन से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात है, लॉजिक है कि एयर अंदर इसलिए आती है क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो हाई टू लो प्रेशर, एंड ये आपका लो प्रेशर यहाँ पे इसलिए बनता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम किस लिए बढ़ती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गई और रिब्स और स्टर्नम रेज हो गए थे या लिफ्ट हो गए थे। फिर एक्सपिरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम, तो एयर जाएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एंड उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो किस वजह से कम हुई, क्योंकि डायफ्राम आपकी नॉर्मल जो पोजीशन है उस पे आ गई और जो आपके रिब्स और स्टर्नम है वो भी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गए, सो इट लेड टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन द प्रेशर। इसके बाद हम बात करते हैं अगली लाइन की। Then, because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells of in the body. ये लाइन क्या कह रही है कि ब्लड आपका CO2 लाएगा, ओके, बॉडी से अल्वेलाई में, और ऑक्सीजन आपकी जाएगी अल्वेलाई से बॉडी में। इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। देखिए हमने बात की थी कि एयर हमेशा, गैसेस हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। तो फॉर एग्जांपल एयर, यू नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो अब वहां पे हर एक जो गैस है एयर के अंदर उसका जितना भी प्रेशर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, मींस
उस गैस का कितना प्रेशर है एयर के अंदर या मिक्सचर के अंदर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सिंगल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो ये आपके अल्वियोलाई है, ये आपका हार्ट है, ये आपके बॉडी टिश्यूज हैं। तो अल्वियोलाई जो है वहां पे जब एयर आती है, ओके, दिस इज इंस्पायर्ड एयर, दिस इज एक्सपायर्ड एयर, तो जब वहां पे एयर आती है तो उसका ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 mmHg और CO2 का होता है 40 mmHg। फिर यहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका हार्ट के अंदर जाती है, हार्ट से फिर आपका पंप होके बॉडी के अंदर जाती है। फिर यहाँ पे जब हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो आपका 95 mmHg है एंड CO2 का आपका 40 mmHg है। मींस देखिए CO2 का यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 सेम है। इट मींस CO2 का कोई भी डिफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन O2 का 104 यहाँ है, 95 यहाँ है, मींस आपका हाई टू लो प्रेशर यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। अब हम बात करते हैं बॉडी टिश्यूज की। तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी टिश्यूज में पहुंच गई तो ऑक्सीजन आपके यहाँ से टिश्यूज के अंदर चली जाएगी। CO2 क्योंकि टिश्यूज के अंदर आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो CO2 वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, तो CO2 का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो CO2 सेल से वापस आपका ब्लड के अंदर आ जाएगी एंड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स के अंदर होता है वहां पे CO2 का जो प्रेशर दैट इज 45 mmHg और O2 का 40 mmHg। ओके, तो क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे सारी चली गई है तो कुछ O2 यहाँ पे बची और CO2 यहाँ पे O2 से ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि O2 CO2 से ज्यादा है प्रेशर में या अमाउंट में। सो CO2 यहाँ पे 45 है और यहाँ पे अल्वियोलाई में कितनी है 40, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो CO2 बाहर चली जाएगी और O2 तब यहाँ पे अंदर आई थी। सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम द अल्वियोलाई इनटू द बॉडी and CO2 is carried from the body tissues to the alveoli and passed then to the expired air। तो CO2 इस तरह से बॉडी से एलिमिनेट की जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। सो दिस इज योर डायग्राम, इसको अच्छे से देखिए, बहुत आसान है, आप कभी नहीं भूलोगे कि किस तरह से हमारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। The next line, during the breathing cycle when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया कि जब आप इनहेल करते हो जो आप एक्सहेल करते हो उसके बीच में कुछ सेकंड्स का गैप होता है, तो वो गैप उस टाइम पे क्या होता है कि एयर जो है वहां लंग्स में प्रेजेंट होती है और वो एयर आपकी यू कैन से हमेशा लंग्स में रहेगी। कुछ आपकी कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर आपकी हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी। मींस जो नई एयर आती है वो वहां पे रह जाती है, पुरानी वाली निकल जाती है। सो इस तरह से कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर हमेशा रहेगी ताकि ऑक्सीजन और CO2 को आपका डिफ्यूज करने का टाइम मिले, सफिशिएंटली वहां पे डिफ्यूजन हो, तो इतना टाइम गैप वहां पे होना चाहिए और वहां पे इसीलिए थोड़ी बहुत रेजिडुअल वॉल्यूम एयर की मेंटेन रहती है। Then, when the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it। क्या कह रही है लाइन? It means कि अगर आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो, तो क्या होगा, वहां पे एक ही सेल आपका डिफ्यूजन करेगा, वहां पे एक ही सेल आपका डिफ्यूज यू कैन से एक ही सेल आपकी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सकता है क्योंकि एक ही सेल की बॉडी होती है। लेकिन अगर जैसे ह्यूमन सेल लार्ज साइज है एनिमल्स का या यू कैन से काव है, बफलो है, तो वहां पे हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है जैसे हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ले ले और टिश्यूज में छोड़ दे। तो हीमोग्लोबिन जिसके पास बहुत हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए एंड ये हीमोग्लोबिन आपके आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हीमोग्लोबिन आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हमारा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। CO2 आपकी ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, इसलिए वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन से ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपका एक पार्ट और यहाँ पे इंसर्ट किया है, एक इमेज और, कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। अबाउट 97% ऑफ फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। मींस आरबीसीज के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ यू कैन से ऐड हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% जो आपकी ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। जो बची हुई 3% ऑफ O2 है वो डिसॉल्व्ड स्टेट के अंदर आपकी प्लाज्मा या ब्लड के अंदर डिसॉल्व होकर वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है।
अब हम बात करते हैं CO2 की, तो 20 to 25% या यू कैन से एवरेज अगर हम बात करें 23% जो CO2 है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब हीमोग्लोबिन आपका CO2 के साथ बाइंड करता है, O2 के साथ एफिनिटी ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन थोड़ी बहुत CO2 के साथ भी है तो वहां पे ये बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, CO2 के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है सो इट फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो 23% CO2 जो है वो इस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू यू कैन से ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसीज के थ्रू। 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, एंड जो 7% है वो आपकी डिजोल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा या ब्लड के थ्रू डिजोल्व्ड स्टेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये जो लाइन है कि CO2 आपके वाटर के अंदर ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबल है, इट मींस O2 आपकी सिर्फ 3% थी डिजोल्व्ड स्टेट के थ्रू उसका ट्रांसपोर्ट, लेकिन CO2 का 7% है। सो दिस जस्टिफाइज द लाइन। अब हम बात करते हैं इससे पहले बॉक्स मैटर की। सो डू यू नो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग करता क्या है, देखिए हमारी बॉडी की जो हमने बात की फिल्ट्रेशन की, नेजल कैविटी के अंदर जो फाइन हेयर्स होते हैं प्लस आपका जो ट्रैकिया है वहां पे भी बिल्कुल फाइन ब्रिसल्स या बिल्कुल फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं ट्रैकिया के अंदर या विंड पाइप के अंदर। तो वो आपके जो जैसे नेजल हेयर्स हमारे काम करते हैं उसी तरह वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सीलिया हम बोलते हैं वो भी हमारी विंड पाइप या ट्रैकिया के अंदर सेम काम करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। तो अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग इन हेयर्स या इन सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से जर्म्स, डस्ट पार्टिकल सारे के सारे सीधा हमारे लंग्स तक, अल्वियोलाई तक चले जाते हैं। प्लस स्मोकिंग जब हम करते हैं तो वहां पे एक यू कैन से सब्सटेंस रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड निकोटीन। ओके, एंड निकोटीन इज अ कार्सिनोजन, मींस कैंसर कोजिंग एजेंट है, उससे कैंसर हो सकता है जिसको हम कार्सिनोजन बोलते हैं। तो निकोटीन की वजह से आपका लंग कैंसर भी हो सकता है, तो दैट्स वाई स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इससे आपका यू कैन से इंफेक्शन हो सकता है, कफ, लंग कैंसर भी हो सकता है स्मोकिंग की वजह से। तो ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डू यू नो में एक दो पॉइंट्स और हैं कि अगर अल्यूलाई के सरफेस को, जब हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आपके ऐसे होने चाहिए जहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो डिफ्यूजन होने के लिए, तो अगर हम अल्यूलाई के सरफेस को स्प्रेड करें तो इट वुड बी अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। ओके, यू कैन इमेजिन 80 मीटर स्क्वायर कितना होगा। देन consider how efficient exchange of gases become of the because of the large surface available for exchange to take place. Okay, फाइनली कि अल्वियोलाई का बहुत ज्यादा सरफेस है इसलिए जो ट्रांसपोर्ट है गैसेस का डिफ्यूजन है वो बहुत इजीली हो जाता है, एंड अगर ये नहीं होता तो कितना मुश्किल होता। एंड इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी मींस, जैसे सेकंड में हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट वहां पे होना चाहिए ताकि फास्ट डिलीवरी आपकी ऑक्सीजन की हो सके। तो अगर वो आपका नहीं होता रेस्पिरेटरी पिगमेंट और सिर्फ डिफ्यूजन से काम चलाना होता तो आपके लंग से आपके टो तक जाने के लिए पूरी बॉडी को बस यहाँ मतलब चेस्ट लेवल से आपका टो तक जाने के लिए 3 साल लग जाते एक मोलिक्यूल को। सो इट मीन्स हीमोग्लोबिन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। फिर बात आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस है यहाँ पे, इसको अच्छे से देख लेते हैं हम कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास एडवांटेज नहीं है बट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एडवांटेज है फॉर व्हाट, विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। वो क्या एडवांटेज है, क्योंकि एयर के अंदर रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है देन द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ O2 इन द वाटर। सेकंड क्वेश्चन, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms। तो ये आपका जो डायग्राम था कि 3 वेज है जिसके थ्रू आपका जो ग्लूकोज है वो आपका बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये फिगर 6.8 यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है एंड इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर वाले पैराग्राफ में दी हुई है। सो ये आपका आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो बॉक्स मैटर है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जस्ट अ मिनट, या इट इज हियर कि 97% आरबीसी के थ्रू, 3% डिजॉल्व्ड स्टेट में, बाकी CO2 का इस तरह से। तो ये आप एज इट इज लिख सकते हो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स का डिजाइन कैसे है ताकि मैक्सिमम एरिया डिफ्यूजन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हो सके। तो ये बात हमारी यहाँ पे है कि लंग्स के अंदर सबसे पहले आपका यहाँ पे पैसेज है, उसके बाद फिर आपका फाइनर एंड फाइनर स्मॉलर ट्यूब्स हैं, फिर बैलन लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ब्रांचिंग फाइनल फाइन आपकी होती है, फाइन ब्रांचिंग, और उसके बाद आपका अल्वियोलाई बनते हैं। सो दिस इज योर
answer of fourth question. So this is all for today, and please do like, share and subscribe the video. Please share it, and we will meet in the next video with the topic of transportation. So till then, bye bye, take care and revise again and again. Thank you.